नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दिन भर की प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ। मैं हूं राहुल अवस्थी और शुरुआत करेंगे सियासी महाभारत से। तो एक बार फिर से बीजेपी के सबसे बड़े नेता राजस्थान में प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर कल आने वाले हैं। जालोर में और बांसवाड़ा में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। जालोर सिरोही सीट पर लुम्बाराम के समर्थन में, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय के समर्थन में ये सभाएं होंगी। जनसभा में पार्टी के सियासी दिग्गज शामिल होंगे। सभा स्थल पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। ये दोनों ही वो सीटें मानी जा रही हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सेकंड फेज में कहीं ना कहीं थोड़ा सा उलझा हुआ पाती हैं। और इसी के मद्देनजर बीजेपी ने अपने सबसे महत्वपूर्ण चेहरे को इन दोनों ही सीटों पर प्रचार के लिए बुलाना मुनासिब समझा। जालोर सिरोही में जहां लुम्बाराम का मुकाबला वैभव गहलोत से है, वहीं बांसवाड़ा डूंगरपुर में स्थिति बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कांग्रेस के नाम से, कांग्रेस के सिंबल पर मैदान में उम्मीदवार तो है, लेकिन कांग्रेस का समर्थन बीएपी के साथ में है और राजकुमार रोत यहां से बीएपी के कैंडिडेट के रूप में मैदान में है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय के सामने। तो यह बन रही है सियासी पिक्चर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों ही सीटों पर कल प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें उनके दौरे से पहले की तैयारियों की है, जहां सभा स्थल का तमाम बड़े नेताओं ने जायजा लिया और साथ ही साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी पहुंचे और सभा स्थल पर कैसी तैयारियां हैं जांची परखी। भीनमाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होनी है और इसी को लेकर तैयारियों कि क्या स्थिति है और क्या वहां पर सियासी गणित है। हीरालाल समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ भीनमाल से जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। हीरालाल, कल एक बड़ी सभा होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और सभा की तैयारियों को लेकर क्या कुछ खास आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल राहुल, बताना चाहूंगा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल भीनमाल में विशाल जनसभा है। इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है और देश का प्रधानमंत्री पहली बार भीनमाल में जनसभा को संबोधित कर रहा है और पहली बार नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। उसको लेकर आसपास के लोगों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जालोर दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की बड़ी यहां पर भीड़ जुटेगी और विशाल जनसभा आयोजित होगी। भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी के समर्थन में पीएम मोदी कल जनसभा को संबोधित करेंगे। वही पीएम के दौरे को लेकर कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां जोरों पर चल रही थी और आज तैयारियों को है जो अंतिम रूप दिया गया है। पीएम के दौरे को लेकर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस प्रशासन सहित तमाम जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर लगातार जायजा ले रही थी और आज रिहर्सल भी किया गया और निरीक्षण भी किया गया और पूरे तरीके से सुरक्षा एजेंसियों के साथ पुलिस जाब्ता भी मौके पर तैनात है। और कल सुबह 10 बजे पीएम के यहाँ भीनमाल में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। ऐसे में तमाम सुरक्षा एजेंसियां सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर कड़ी निगरानी बनाए हुए हैं और आज भाजपा के नेता सतीश पूनिया, भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव सहित भाजपा के पदाधिकारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जायजा भी लिया है। बिल्कुल हीरालाल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। भीनमाल से हीरालाल ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। भीनमाल में एक सभा होनी है और उसी के साथ साथ भीनमाल के बाद में सभा होनी है बांसवाड़ा डूंगरपुर के रिगार्डिंग। बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुलदीप गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, इससे पहले अमित शाह आ चुके हैं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। ये इस बात का परिचायक है कि बीजेपी बांसवाड़ा डूंगरपुर को लेकर कितनी गंभीर है और इस सीट को जीतने के लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। राहुल, आपका बिल्कुल कहना सही है, क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय आदिवासी पार्टी जो उभर के आई है और बीजेपी के लिए एक तरह से सीधा मुकाबला बीजेपी से उनका ही मुकाबला है और महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कांग्रेस बीजेपी में है, तो अब उनके लिए ये स्थिति सीट निकालना बहुत भारी काम है। क्योंकि मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहूंगा कि जब विधानसभा चुनाव हुए तब नरेंद्र मोदी की यहाँ से 2 साल पहले सभा हुई थी, तब उस सभा में भी
बांसवाड़ा जिले की 5 विधानसभा सीट थे, उस पर एक सीट भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी, बाकी चारों सीटें कांग्रेस जीत पाई थी। और अब की बार जब नरेंद्र मोदी फिर बांसवाड़ा आ रहे हैं, तो अब की बार यह स्थिति कि महेंद्र जी सिंह मालविया जो कांग्रेस में थे अब बीजेपी में हैं, और इस लिहाज को देखते हुए बीजेपी पूरा प्रयास कर रही कि जो 4 सीटें हारी है उसमें ज्यादा से ज्यादा अधिकतर मतदान करवाकर भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया जाए। इसलिए नरेंद्र मोदी को बांसवाड़ा लाना बहुत जरूरी था उनके लिए, और उनकी डिमांड भी थी कि नरेंद्र मोदी अगर यहाँ आएंगे तो हो सकता है कि जो बाप पार्टी के युवा लड़के हैं, जो बाप पार्टी के उधर रुझान जा रहा है, वो कहीं ना कहीं वापस बीजेपी की ओर है। बिल्कुल कुलदीप, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। कुलदीप गृहस्थी, समाचार प्लस संवाददाता, जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। कल सभा होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, पहले होगी भीनमाल में और फिर बांसवाड़ा में, और इसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। भारत की सरकार है जिसने पहली बार आज़ादी के बाद किसी आदिवासी महिला को भारत का राष्ट्रपति बनाया है। ये ऐसी सरकार है नरेंद्र मोदी की जिसने समाज के सब वर्गों को सामने रखते हुए सब चुनौतियों का काम करना किया। आज हम शौचालय की बात करते हैं, घर घर बिजली की बात करते हैं, या घर घर पानी की बात, ये भी समाज के सब वर्गों में 140 करोड़ भारतीयों की चिंता करती योजना बन रही है। आगे जो संकल्प है उसमें 70 साल की उम्र से अधिक जितने भी वरिष्ठ जन हैं उन सबको आयुष्मान का मुफ्त लाभ, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त लाभ, ये भी समाज के सब वर्गों में आदिवासी समाज के लोगों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। 23 अप्रैल को पीएम मोदी उनियारा आएंगे। सुखबीर सिंह जौनापुरिया के समर्थन में एक चुनावी सभा को वो यहां संबोधित करेंगे। बीजेपी नेता डॉक्टर राजेंद्र राठौड़ उनियारा पहुंचे और यहां पर जो सभा स्थल है उसकी तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। चुनाव प्रभारी नरेश बंसल सहित कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे। तो एक के बाद एक आप कहिए 20 तारीख के बाद में 23 तारीख को एक बार फिर से टोंक सवाईमाधोपुर सीट के मुतालिक उनियारा में एक चुनावी सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, और राजेंद्र राठौड़ ने आज सभा स्थल का जायजा भी लिया है। तो कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण के प्रचार अभियान ने अब पूरी तरह से जोर पकड़ लिया है, और इसी के तहत बीजेपी के सियासी सूरमाओं ने मरुधरा में मोर्चा संभाला हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के तूफानी दौरे पर रहे। अमित शाह ने उदयपुर के बाद आज भीलवाड़ा में जहाजपुर स्थित शक्करगढ़ में विजय संकल्प यात्रा को संबोधित किया और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के समर्थन में वोटिंग की अपील की। कल पहले चरण का चुनाव था। आपको परिणाम जानना है? अरे जोर से बोलो, जानना है? मगर किसी को बताना मत। हाँ, बता दूं मैं, 12 की 12 सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में जा रही। भाई और बहनों, राजस्थान क्रिकेट की भाषा में कहूं तो हैट्रिक कर कर तीसरी बार 25 की 25 सीटें नरेंद्र भाई को देने जा रहा है। मैं कल रात को उदयपुर रुका था, प्रदेश के नेताओं के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ स्टॉक टेकिंग ले रहा था। उन्होंने कहा, भाई साहब, यहां गहलोत जी अपने बेटे में उलझ कर रह गए हैं, बेटे में उलझ कर। कोटा भी पहुंचे। इसके बाद अमित शाह और विजय संकल्प महासम्मेलन को उन्होंने यहां संबोधित किया। बीजेपी के प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में वोटिंग की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि एक बार फिर से 25 की 25 सीटें तो जीतेंगे ही, 400 पार इस बार बीजेपी जाकर रहेगी। शिक्षा की नगरी के रूप में जाना जाता है। ढेर सारे विद्यार्थी अपने जीवन की कैरियर बनाने के लिए कोटा के अंदर आते हैं। मुझे बरोबर याद है, जब कोरोना काल था, सभी देश के माता पिता का बड़ी चिंता थी
कि हमारे बच्चों को क्या होगा। लॉकडाउन हो गया था, मगर कोटा वालों, आपने सांसद ऐसा चुना था, लॉकडाउन होने के बावजूद स्पेशल ट्रेनें लगाकर बच्चों को अपने अपने घर पे ले जाने का काम हमारे ओम बिरला ने। इस साल के राजनीति जीवन के अंदर मैंने कभी जातियों और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं की। मैंने लोगों के विश्वास और भरोसे को जीतने का काम किया। मैंने लोगों को अहंकार की भाषा, गुंडागर्दी की भाषाओं से चुनाव नहीं लड़ा, लोगों के दिल को जीतने से चुनाव लड़ा है। और आज इस 25 साल के राजनीति जीवन के अंदर हर आम व्यक्ति की, जो अब वंचित गरीब व्यक्तियों की सेवा करने का काम किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मिशन 25 को लेकर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने झाड़ोल में जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जनसभा में अब की बार 400 पार के नारे की गूंज रही। वहीं मंत्री बाबूलाल खराड़ी समेत पार्टी नेताओं ने मुख्यमंत्री का जोर शोर से स्वागत किया। तो राजस्थान में प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। इसके बाद में बीजेपी ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जहां प्रथम चरण की 12 सीटों पर अपना दमखम दिखाया, तो वहीं राजस्थान की शेष रही 13 लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी को जीत दिलाने को लेकर अपना लगातार प्रदेश का दौरा करते हुए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र वो दे रहे हैं। राजस्थान के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम भजनलाल शर्मा ने अपनी चुनौती को स्वीकार किया और प्रदेश में दिन रात लगातार मेहनत कर रहे हैं। प्रदेश की शेष रही सीटों पर दौरा कर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा ने पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया, तो वहीं अब जातीय समीकरण पर नजर है। एक और राजनीति के चाणक्य अमित शाह ने भीलवाड़ा और कोटा में जनसभा को संबोधित किया, तो दूसरी ओर सीएम भजनलाल शर्मा ने झाड़ोल क्षेत्र के ओडा गांव में जनसभा की और ग्रामीण क्षेत्र के मूल ओबीसी वोटरों को साधा। साथ ही नाकोड़ा में रात्रि विश्राम कर जैन समाज को साधने का काम किया है, ताकि राजस्थान में बीजेपी के मिशन 25 को हासिल किया जा सके। लोकसभा चुनाव में एक और जहां भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी समेत बड़े नेता अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में सिमट कर रह गए, तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में पार्टी की ओर से कमान संभाल रखी है, जिससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। स्टार प्रचारक सीएम भजनलाल शर्मा ने चुनौती को संभालते हुए लोगों के दिल में जगह बनाने में कामयाब भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान के पहले चरण में हुए मतदान के बाद बीजेपी में उत्साह का माहौल है, लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा अब 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव को लेकर अपने मिशन में जुट गए हैं और सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ पार्टी में चल रहे भीतराघात को भी डैमेज कंट्रोल किया है, जिसमें पार्टी से अलग चल रहे जोधपुर में मंत्री ओटाराम देवासी के साथ मिलकर समाज की बैठक की और देवासी वोटरों का रुख मैराथन बैठक कर भाजपा की ओर किया। मनोज शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर। वहीं लोकसभा चुनाव के तहत प्रथम चरण में प्रदेश की 12 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत को जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया है। पहले चरण की सभी सीटों पर मतदान पूरे उत्साह के साथ संपन्न हुआ। पहले चरण में 57.87% मतदान हुआ है। वहीं अब तक के आंकड़ों के मुताबिक सर्वाधिक मतदान गंगानगर लोकसभा सीट पर हुआ है, जबकि सबसे कम करौली धौलपुर सीट पर हुआ है। दूसरी ओर 26 अप्रैल को होने वाले द्वितीय चरण के मतदान के लिए निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुट गया है। एक और जहां 12 लोकसभा क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के बाद राहत की सांस ली है, तो वहीं दूसरी ओर 26 अप्रैल को होने वाले द्वितीय चरण के मतदान के लिए निर्वाचन विभाग तैयारियों में जुट गया है। 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। मतगणना केंद्र पर भारी सुरक्षा के बीच ईवीएम को रखवा दिया गया है, जहां पर हथियारबंद जाब्ता तैनात है। 12 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और वहां के प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम मशीन में बंद हो चुका है। ईवीएम मशीन मतगणना केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था में रख दी गई है और यहां पर 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जब से देश में ईवीएम से चुनाव शुरू हुए हैं, तभी से ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगते आए हैं।
ऐसे में 4 जून को होने वाली मतगणना तक ईवीएम की सुरक्षा करना भी एक चुनौती बना हुआ है। निर्वाचन विभाग की ओर से मतगणना केंद्रों पर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एक और जहां मुख्य द्वार पर राजस्थान पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्रों के अंदर, बाहर व केंद्रों की छत पर केंद्रीय रिजर्व बल के हथियार बंद जवान तैनात किए गए हैं, जो 24 घंटे पूरी मुस्तैदी के साथ ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए हैं। पहली जो जिम्मेदारी है, दरवाजे पर राजस्थान पुलिस मुस्तैदी से मोर्चा संभाले हुए है, तो वहीं मतगणना केंद्र पर केंद्रीय सुरक्षा बल की 2 लेयर सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। लेकिन 4 जून तक इन ईवीएम मशीनों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सीआरपीएफ, आरएसी, राजस्थान पुलिस सहित जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। वहीं बीजेपी राजस्थान के प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे अजमेर के दौरे पर रहे, जहां उनकी बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से उनका स्वागत किया गया। अजमेर में विनय सहस्त्रबुद्धे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी के बारे में कहा कि आत्मविश्वास के साथ में बीजेपी चुनावी मैदान में है और इस बार ऐतिहासिक परिणाम सामने आएंगे। प्रथम चरण में कम मतदान प्रतिशत को लेकर कहा कि सभी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पहले से आत्मविश्वास के साथ उतरी है और ये आत्मविश्वास हमारे काम के आधार पर है। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात करने की हिम्मत अगर कोई पार्टी रखती है तो वो बीजेपी है। कांग्रेस कभी परफॉर्मेंस की बात ही करेगी नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंस यानी क्या होता है ये उनको पता भी नहीं है और उनसे लोगों की उम्मीदें भी नहीं रहती। मगर हमने केंद्र में किए हुए काम, राज्य में विगत 3 महीनों में किए हुए काम, इन सभी कामों के आधार पर हम जनता को अपील करते हुए जनादेश पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें पूरा आत्मविश्वास है कि वो हमें मिलेगा। राजस्थान में लोकसभा की 12 सीटों पर हुए मतदान का प्रतिशत कम होने से प्रत्याशी ही नहीं, सभी पार्टियों की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। सियासी पंडित भी पंचांग को देखकर हैरान है, आखिर इतना जतन करने के बाद भी मतदान का प्रतिशत बढ़ क्यों नहीं पाया। देखिए, 19 अप्रैल को हुए पहले चरण की 12 सीटों पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान संपन्न हो गया। राजनीति के जानकार सुबह से अपने पोथी पन्ने लेकर हिसाब लगा रहे थे और यही उम्मीद लगा रहे थे कि इस बार चुनाव आयोग हो या राजनीतिक पार्टियां, सभी ने मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए अच्छे जतन किए हैं, तो पक्का मतदान ज्यादा होगा। दिन भर की भारी गर्मी के बाद शाम 6 बजे मतदान संपन्न होने के बाद जब चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी किए तो उनका कंप्यूटर से भी तेज चलने वाला दिमाग चक्कर घिन्नी हो गया और उम्मीदों पर पानी फिर गया और उसके बाद अपने अपने तर्क देने लगे। जहां कुछ लोग इसे मौसम की मार बता रहे हैं तो कुछ लोग छुट्टी का दिन होने का बहाना और साथ ही सभी पार्टियों की तरफ से कोई बड़ा मुद्दा नहीं होना बता रहे हैं। हम निरुत्साहित हुए कि इतना कम मतदान क्यों हुआ। आखिरकार मतदान प्रतिशत सुधरना चाहिए। जिस हिसाब से हमारे देश का नेतृत्व है उस हिसाब से मतदान प्रतिशत में सुधार होना चाहिए था, लेकिन मतदान प्रतिशत ने हमें बिल्कुल निराश किया है। कुछ उदासीनता भी महसूस हुई है हमें। कुछ राजनीतिक दलों को और अधिक जनता के प्रति और अवेयर होकर के, डेडिकेटेड होकर अपनी नीतियों का निर्धारण करना पड़ेगा। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत अच्छा माना गया था, तो साल 2019 में उससे बेहतर प्रतिशत रहा था और सब लोग यही कह रहे थे, देखना इस बार तो मतदान के प्रति जागरूकता को लेकर अच्छे अभियान चलाए गए हैं, काफी सारे नवाचार भी किए गए हैं, तो पिछले सालों के रिकॉर्ड टूट ही जाएंगे। लेकिन नतीजे सिफर ही रहे। तो जनता के सामने एक उत्साहवर्धन करने वाला कोई मुद्दे नहीं रहे। किन मुद्दों पे मतदान किया जाए, तो हम कह सकते हैं कि एक तो मुद्दों का भाव रहा, दूसरा हम कह सकते हैं कि मौसम भी थोड़ा सा क्या है कि राजस्थान में गर्मी, एक गाँव में दूर दराज के इलाके में ज़्यादातर गर्मी है तो लोग नहीं पहुँच पाए। तीसरा कारण हम कह सकते हैं कि जैसे वीकेंड का माहौल चल रहा है, वह जैसे फ्राइडे था, सैटरडे फिर संडे, लोग वीकेंड मनाने कहीं चले गए, तो कुछ कारण ये भी मान सकते हैं। लेकिन सब में महत्वपूर्ण कारक ये है कि मुद्दों का भाव है और वर्तमान में जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जिन मुद्दों पे चुनाव लड़े जाने चाहिए, जो स्वतंत्र लोकतंत्र की पहचान होती है, उनका मूल रूप से अभाव देखा गया। अब इस घटे हुए मतदान प्रतिशत को देखकर सभी पार्टियों ने 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव पर और ज्यादा फोकस कर दिया है और उनकी कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और अपनी पार्टी का सांसद बना सके। धर्मेंद्र सिंगल, समाचार प्लस, जयपुर।
पर चुनावों में अब पहलवानों की एंट्री हो गई है। जी हां, बालोतरा से खबर है, बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी कैलाश चौधरी के लिए द ग्रेट खली प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। रविवार को सिवाना और बायतू विधानसभा में बीजेपी के पक्ष में प्रचार करेंगे। द ग्रेट खली के नाम से प्रसिद्ध दलीप सिंह राणा, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, किसान नेता रिचपाल मिर्धा जनसभा करेंगे। राजस्थान की बाकी बची हुई 13 सीटों पर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाया। सीएम योगी ने चित्तौड़गढ़ और जोधपुर में मेगा रोड शो किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में सीएम योगी ने रोड शो निकाला और पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील की। वहीं इस दौरान रोड शो में मोदी और योगी के नाम की गूंज सुनाई दी। कुछ और खबरों की तरफ बढ़ते हैं। बांसवाड़ा के गगड़तलाई से एक बड़ी खबर है। कगलिया के अनास पुलिया से एक युवक कूद गया है। कानेला निवासी ललित इसका नाम बताया जा रहा है, जो इसके अंदर कूद गया। ऊपर से देखिएगा आप ऊंचाई कितनी है, वहां से वो नीचे कूद गया। एसडीआरएफ की टीम अब इस युवक की तलाश कर रही है। सूचना पर पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा है। आनंदपुरी थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है और फिलहाल इस युवक को खोजने के प्रयास जारी हैं। कितनी ऊंचाई से आप सोचिए उसने छलांग लगाई। उम्मीद की जानी चाहिए सुरक्षित हो, लेकिन लगातार एसडीआरएफ टीम उसे वहां खोजने की कोशिश कर रही है। ये बड़ी खबर आई है गंगड़तलाई बांसवाड़ा से, जहां पर इस युवक ने इस पुलिया के ऊपर से नदी में छलांग लगा दी। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम इसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। डूंगरपुर में अनियंत्रित होकर एक पिकअप पलट गई। हादसे में पिकअप सवार 8 लोग घायल हो गए। केटरिंग के काम के लिए ये सभी लोग जा रहे थे। चित्री थाना क्षेत्र के रातड़िया गांव की यह घटना और घायलों को सागवाड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 3 लोगों को गंभीर हालत में रेफर भी किया गया है। वहीं उदयपुर में सुखेर थाना पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 30 किलो चांदी के साथ में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। नाकाबंदी के दौरान एक स्कूटी सवार की तलाशी ली गई और फिर ये चांदी पकड़ी गई। सुखेर थानाधिकारी हिमांशु सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 30 किलो चांदी जब्त की गई है और फिलहाल इस मामले में पूछताछ जारी है। वहीं नीम का थाना इलाके के कोतवाली थाना अंतर्गत बगड़ के मोहल्ले में मार्बल टाइल्स और ग्रेनाइट व्यापारी के साथ बाइक सवार बदमाशों ने गाड़ी के आगे बाइक लगाकर मारपीट की और लूट की वारदात को अंजाम दिया। जाते समय बदमाशों ने 10 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी। फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं घटना को लेकर छावनी व्यापार मंडल में आक्रोश देखने को मिला। व्यापार मंडल के सैकड़ों लोगों ने पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस उपाधीक्षक अनुज डाल से कार्रवाई की मांग की। ये गवर्नमेंट बोर्ड की घटना है, जिसके बारे में जो घटना कल 6 बजे की 6-6:15 बजे की, जिसके संबंध में रात 11 साढ़े 11 बजे एफआईआर दर्ज हुई। बोलता है अजय कुमार परिवादी, अजय कुमार और मुकेश कुमार परिवादी है, जिनके साथ उनकी हैरियर गाड़ी थी। उनमें उनके साथ उनकी सोने की चेन लूट ली गई और कुछ नकदी बताई उन्होंने। प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी। जो भी आरोपीगण है, अगर वो उनके खिलाफ कोई सबूत मिलते हैं तो उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। उसने बाइक को वहीं नीम का थाना से खबर है, जहां पर गुजरात पुलिस के जवान की तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लोकसभा चुनाव में ड्यूटी करने के लिए यह जवान आया हुआ था। गांधीनगर का रहने वाला
कमलेश नाम का यह जवान बताया जा रहा है। पुलिस उपाधीक्षक अनुज डाल ने इस बारे में जानकारी दी। इलेक्शन ड्यूटी के लिए जीएपी के जवान का एक जवान जो एग्जैक्टली उनकी कंपनी में नाई एज बार्बर था, 12:15 बजे के आसपास उसने खाना खाया और अपने बैरिक में आराम करने के लिए लेटा था। जब उसको उठाया उसके जवानों ने तो उठा नहीं वो, फिर उसको एक एम्बुलेंस बुलाई या खुद के व्हीकल से उसको या हॉस्पिटल तक लेके आए। फिर डॉक्टर्स ने इसको डेड डिक्लेयर कर दिया और अभी इसका शव जो है वो डीप फ्रीजर मोर्चरी में रखवाया गया है। इनके कंपनी कमांडेंट और वो सब आ रहे हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और ब्रेक के बाद में खबर सिरोही से है, जहां पर शिवगंज के पालड़ी एम थाना क्षेत्र में संचालित मेडिकल कॉलेज की चौथी मंजिल से गिरने से एक श्रमिक की मौत हो गई। मजदूर मेडिकल कॉलेज में प्लास्टर का काम कर रहा था। मजदूर के नीचे गिरने के बाद में परिजनों ने श्री अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर उसे पहुंचाया। घटना की सूचना मिलने पर थानाधिकारी हुकुम सिंह मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जिसके बाद में घटनास्थल पर मौका मुआयना किया गया और पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में अनिल रावल समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। अक्सर हम ये देखते हैं अनिल कि इस तरीके से काम करने वाले मजदूरों को सुरक्षा के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो दिए नहीं जाते और वजह यह है कि ऐसे हादसे होते हैं। यह हादसा कैसे हुआ? जी बिल्कुल, और बताना चाहूँगा कि इसमें भी सुरक्षा कानून नहीं होने के चलते ये हादसा बताया जा रहा है कि मजदूर था उसके ना तो हेलमेट लगा हुआ था ना ही किसी प्रकार के सुरक्षा उपकरण मेडिकल कॉलेज जो में काम जा रहे हैं वहाँ पर थे, जिसके चलते हादसा सामने आया है। चौथी मंजिल से श्रमिक की गिरने से मौत होगी। हादसे की जानकारी मिलने पर पालड़ी एम थाना अधिकारी हुकुम सिंह जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और शव को मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवा गया है। परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर इसके बाद पोस्टमार्टम का करवा कर शव सौंपा जाएगा। बिल्कुल अनिल, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अनिल रावल समाचार पर संवाददाता जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। ये जो मजदूर हैं उनके साथ में इस तरह का व्यवहार, ये बड़ी समस्या की बात है कि होना चाहिए कि इनको सुरक्षा के जितने भी ज़रूरी मापदंड हैं उनको पूरा करते हुए इक्विपमेंट्स दिए जाएं। चौथी मंजिल पर आप देख पाएंगे कोई ऐसी दीवार नहीं है जिससे कि कोई बच पाए और वजह यह है कि वो ऊपर से नीचे गिरा और उसकी मौत हो गई। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर गिरने के पीछे की वजह रही क्या, परिजनों की स्थिति क्या है, ये आप तस्वीरों में देख पाएंगे। वहीं डूंगरपुर के आसपुर में ससुराल में युवक की मौत के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आए दिन लड़ाई झगड़ा करने की बात पर उसकी हत्या की गई थी। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। आसपुर थाना क्षेत्र के खुदरड़ा गांव का यह मामला है। अपने पति की हत्या उसकी पत्नी ने ही की थी, इस मामले में खुलासा हो गया है। वो अपने ससुराल गया हुआ था और वहीं उसकी हत्या कर दी गई। रोज रोज के झगड़े से इस महिला का कहना है कि वो परेशान थी और इसी वजह से उसकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है महिला और मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है कि आखिर कौन कौन से वो लोग थे जो इस महिला के साथ इस वारदात में शामिल थे। सत्रह तारीख को सुबह मृतक अर्जुन जो दरियावत के पारेल के पास का रहने वाला था, अपने ससुराल आया हुआ था, जहां उसका मरा हुआ पाया गया। जो उसके परिजनों ने आने पर अपनी मृतक के पत्नी और उसके परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया। उनके दिए हुए रिपोर्ट पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया। एफएसएल टीम को मौके बुलाई गई और वरिष्ठ अधिकारियों के सुपरविजन में तफ्तीश की गई और गहन अनुसंधान के बाद मृतक की पत्नी आशा को गिरफ्तार किया गया। जिस अभी तक अनुसंधान में
अभियुक्ता ने लोहे के सरिये से सिर पे वार करके हत्या करना बताया और उसके बाद छत पर सो रहे थे जहां से उसको नीचे फेंक देना। प्रवीण कोठारी समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। प्रवीण, पत्नी ने हत्या की पति की? तो 2 दिन पूर्व पति अपने ससुराल आया था और पत्नी ने रात को ऊपर सोया हुआ रात को ही दारू के चक्कर में इनको फेंक दिया। पुलिस वाले तो कुछ और बता रहे हैं, उनका कहना है कि किसी लोहे के सरिये से वार किया। नहीं, मतलब उस सबको पत्नी ने सबको ऊपर से फेंक दिया और सुबह मालूम पड़ा परिजनों ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। मारा कैसे था? लोहे के सरिये से? हाँ। ठीक है प्रवीण, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। प्रवीण कोठारी समाचार प्लस संवाददाता ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। पहले हत्या की और हत्या के बाद में शव को छत से नीचे फेंक दिया। अब पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लूनी से खबर है, जोधपुर के लूनी से, जहां पर ट्रेन से यात्री के नीचे गिरने का मामला सामने आया। सालाबास हनवंत स्टेशन के बीच में यात्री ट्रेन से गिर गया। घायल को एमडीएम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। शादी समारोह में शामिल होने के लिए पति पत्नी जा रहे थे और तभी अचानक ये ट्रेन से नीचे गिर पड़ा। जीआरपी चौकी प्रभारी कंचन राठौड़ ने इस बारे में जानकारी दी। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज किया गया। फिलहाल गिरने के पीछे कारण क्या था, ये पता लगाने की कोशिशें जारी है। अलवर के रामगढ़ से खबर है, खेत में बनी हुई झोपड़ी में आग लगने का मामला सामने आया। विद्युत लाइन टूटने से यह हादसा हुआ। आग से 300 मन तूड़ी जलकर राख हो गई। पास में ही रखे ईंधन और पेड़ों में भी यह आग पहुंच गई और दमकल कर्मियों ने आग पर बड़ी मशक्कत के बाद में काबू पाया। सूचना पर रामगढ़ पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं अजमेर से खबर है, जहां पर ट्रेन हादसे को लेकर जीएम को रिपोर्ट सौंप दी गई है। 5 कर्मचारियों को इस हादसे का दोषी माना गया है। रेड सिग्नल को ओवरशूट किया गया माना गया है। मालगाड़ी से, आपको याद होगा, साबरमती आगरा ट्रेन टकरा गई थी। 17 मार्च को देर रात यह हादसा हुआ था और उस हादसे के मुतालिक अब ये जानकारी या यूं कहें कि यह रिपोर्ट जीएम को सौंपी गई है कि आखिर इस हादसे के पीछे का कारण क्या था। 5 कर्मचारियों को इस मामले में दोषी पाया गया है। रेड सिग्नल को ओवरशूट करने का यह मामला बताया गया है। मालगाड़ी से आगरा साबरमती ट्रेन टकरा गई थी, देर रात यह हादसा हुआ था और कारणों को लेकर जांच कमेटी बनाई गई थी और उसी जांच कमेटी ने यह जांच रिपोर्ट सौंपी है। बांसवाड़ा के गागड़ तलाई से एक और खबर है। पशु घर में आग लगने का मामला सामने आया। आग में झुलसे 2 मवेशियों को बुरी तरह से झुलसने के कारण उनकी हालत खराब है और उनका इलाज करने की कोशिश है। ग्रामीणों के सहयोग से 4 मवेशियों को बचा भी लिया गया। 4 क्विंटल अनाज यहां जल गया। 10 ट्रॉली गेहूं की घास जलकर राख हो गई। गागड़ तलाई के बासला गांव का यह मामला है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। दमकल ने आग पर काबू पाया। राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान पूरा हो गया है। मतदान संपन्न होने के बाद में प्रत्याशी रिलैक्स मूड में नजर आ रहे हैं।
अभी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से जो प्रत्याशी है वो आमजन के साथ में अब फुर्सत के पलों को बिता रहे हैं। कई प्रत्याशियों के घर में आराम करते हुए नजर आए, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजन के बीच में हार जीत के समीकरणों पर भी चर्चा हुई। ये देखिएगा आप, मंजू शर्मा जयपुर में कढ़ाई में क्या कुछ बनाती नजर आ रही है ये तो पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन इस कढ़ाई में राजनीति नहीं है ये बात तय है। आज रिलैक्स है, आज आराम है। सुमेधानंद सरस्वती भी अपनी दिनचर्या में लौट आए, आराम से कुर्सी पर बैठकर आराम फरमाते दिखाई दिए, लोगों से मेल मुलाकातें की, बातचीत की। अमराराम हुक्के के साथ अपने परिवार के बीच बैठे हुए दिखाई दिए। रामस्वरूप कोहली भी आज आराम से थे और आज वो थोड़ा रिलैक्स दिखाई दे रहे थे। भूपेंद्र यादव भी आज लोगों से मिलते हुए दिखाई दिए। जनसंपर्क का समय अब समाप्त हुआ, चुनाव ओवर हुए और अब शांति के साथ में आराम करने का वक्त है। इंदु देवी आप देख पाएंगे घड़ी पे आराम करती हुई दिखाई दी, लोगों से उन्होंने मुलाकात की। प्रताप सिंह खाचरियावास अपने घर पे अपने सोफे पे आराम से बैठे हुए दिखाई दिए। देवेंद्र झाझड़िया ने भी आज फुर्सत के फल तो खैर अब मिला नहीं मिला ये 4 तारीख को तय होगा, लेकिन फुर्सत के पल जरूर मिल गए। देवेंद्र झाझड़िया ने अपने चाहने वालों के साथ में अपने घर पर चुनावी मेहनत के बाद कुछ आराम के पल बिताए। तो रिलैक्स मूड में तमाम कहना चाहिए नेता दिखाई दे रहे हैं। मंजू शर्मा ने दिन की शुरुआत भगवान की पूजा अर्चना के साथ की, परिवार के साथ रसोई में हाथ भी बटाया और आज के दिन को कहना चाहिए बड़ी फुर्सत के साथ उन्होंने बिताया। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी जैसा कि हमने आपको दिखाया तस्वीरों में, देवेंद्र झाझड़िया अपने घर पर आज दिन भर रहे, थोड़ा सुस्ताए, परिवारों के साथ हंसी ठिठोली की। देवेंद्र झाझड़िया ने अपने गांव झाझड़िया की ढाणी में दिन की शुरुआत अपनी मां के आशीर्वाद के साथ की और उसके बाद कार्यकर्ताओं से मिलकर सभी का आभार जताया। चुनाव हो गए हैं, अब 4 तारीख का इंतजार है। कांग्रेस प्रत्याशी जयपुर से प्रताप सिंह खाचरियावास भी रिलैक्स मूड में आज दिखाई दिए। पालतू डॉगी के साथ उन्होंने समय बिताया, हार जीत को लेकर मंथन भी किया, फीडबैक भी लिया और जो मिलने आ रहे थे उनसे मेल मुलाकात भी की। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण की जो बात है, मतदान हो चुका है और जयपुर शहर से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में प्रताप सिंह खाचरियावास ने शिरकत की है। आज वो आराम मोड में लग रहे हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। आज चुनाव की थकान किस प्रकार से उतारी सर? चुनाव की थकान तो अब तो चुनाव भी था और थकान भी थी, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो आदमी का जब मेंटली प्रेशर कम हो जाता है तो थकान अपने आप खत्म हो जाती है। आप बिल्कुल रिलैक्स मूड में लग रहे हैं और चुनाव हो चुके, किस प्रकार आश्वस्त लग रहे हैं आप? आश्वस्त तो क्या, रिजल्ट आने से पता चलेगा। मुझे ज़्यादा गलतफहमी नहीं है, लेकिन ओवरऑल राजस्थान में चुनाव अच्छा हुआ है। मतदान का प्रतिशत थोड़ा कम देखा गया, तो उससे क्या लग रहा है आपको? मतदान का प्रतिशत तो अपने अपने कयास प्रेस लगाती है, सब करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस बार हमें हर वर्ग का समर्थन मिला है। यंग आदमी का, माँ का, बहन का, बेटी का, कर्मचारी व्यापार। विधानसभा चुनाव में आपका दूसरा रूप था, लोकसभा चुनाव में थोड़ा दूसरा रूप देखने को मिल रहा है, क्या करना? विधानसभा चुनाव में मैं मिनिस्टर था। जब राजपाट होता है, साम्राज्य होता है तो आदमी का जोश और उमंग होता है। जब चुनाव हार जाता है, दर्द और परेशानी होती है तो रूप अपने आप बदल जाता है। आपने हारे का सहारा श्याम बाबा भी कहा है, क्या करना? गलत क्या कहा? हारे का सहारा श्याम बाबा, हमारा मैं हारा हुआ था इसलिए श्याम बाबा की शरण में चले गए कि मदद करो। हर आदमी भगवान के, आप डरा हुआ होता आदमी किसके पास जाता है? भगवान के पास हमारी मदद करो। तो मैंने भी मदद मांगी और हम जो कछावा वंश के क्षत्रिय हैं राम के वंश, लेकिन पूजा तो हम कृष्ण भगवान की करते हैं, गोपीनाथ जी की तो भक्त हैं, तो श्याम की पूजा तो करते हैं। राम और श्याम में तो कोई अंतर है नहीं। तो हारे के सारे जो हार जाता है, डरा हुआ होता है, वो बाबा श्याम की शरण में जाता है। मैं भी गया।
प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना था कि जीत के प्रति देखा जाएगा, आश्वस्त हैं और जहां तक कार्यकर्ताओं का सहयोग उनको मिलता रहा है और देखा जा रहा है कि राम भक्त है तो अब वो श्याम बाबा के श्याम भक्त के शरण में भी जाके अरदास लगाइए और हारे का सहारा श्याम उनका एक नारा था, पूरे चुनाव चला। कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ लीलाधर कुमार, समाचार प्लस जयपुर। वहीं भरतपुर में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान संपन्न होने के बाद में बीजेपी प्रत्याशी रामस्वरूप कोली कार्यकर्ताओं से मिलते दिखाई दिए। मतगणना स्थल पहुंचकर कागजी कार्रवाई की। मीडिया से बात करते हुए रामस्वरूप कोली ने कहा कि 4 लाख वोटों से वो जीतने वाले हैं। आज भी चुनावी मोड में हल्के हल्के थे वो। सीकर से खबर है, लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में मतदान संपन्न होने के बाद में दिनचर्या में लौटते हुए तमाम प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं। इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अमराराम की तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। कार्यकर्ताओं से मिलते दिखाई दिए, जीत का दावा किया, परिवार के साथ और हुक्के के साथ समय बिताया। राजस्थान में पहले चरण में मतदान में 12 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। अब पार्टियों ने दूसरे चरण की 13 सीटों पर कवायद शुरू कर दी है, लेकिन इस बीच पहले चरण की कम हुई वोटिंग से कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल नजर आ रहा है। हालांकि इस बीच सभी के दावों में जीत जरूर दिखाई दे रही है। मतदान से की छुट्टी, किसको मिलेगी जीवन गुट्टी। मतदान कम, कहीं खुशी कहीं गम। वोटिंग कम, हर कोई भर रहा जीत का दम। गर्मी का पारा चढ़ा, वोटिंग का गिरा। कम पोलिंग ने बढ़ाई पार्टियों में टेंशन। पोलिंग परसेंटेज कम, दावा जीतेंगे हम। वोटिंग परसेंटेज घटा, किसको देगा झटका। पोलिंग परसेंटेज कम, दावा जीतेंगे हम। गर्मी का पारा चढ़ा, वोटिंग का गिरा। वोटिंग परसेंटेज घटा, किसको देगा झटका। राजस्थान में पहले चरण में कम हुई वोटिंग। कम पोलिंग ने बढ़ाई पार्टियों में टेंशन। पोलिंग परसेंटेज कम, दावा जीतेंगे हम। मतदान से की छुट्टी, किसको मिलेगी जीवन गुट्टी। गर्मी, शादियों के चलते वोटिंग कम, सीएम। फीडबैक लिया, 12 सीटों पर जीतेंगे मुख्यमंत्री। कम वोटिंग प्रतिशत से कांग्रेस उत्साहित। कम मतदान प्रतिशत मतलब डबल इंजन सरकार और मोदी सरकार की गारंटी के प्रति मोह भंग दिखाता है। डोटासरा। दिल्ली की कुर्सी के लिए मिशन 2024 में सभी पार्टियां चुनावी रण में हैं, जिसमें पहले चरण के मतदान के साथ पहला पड़ाव भी पार हो गया है और अब पार्टियां दूसरे चरण की तैयारियों में जुट गई है। लेकिन इस बीच पहले चरण में कम मतदान प्रतिशत ने भी सभी को जोरदार झटका दिया है। हालात ये हैं कि पार्टियों से लेकर नेताओं और जनता के बीच दूसरे चरण की तैयारियों से ज्यादा पहले चरण की वोटिंग की चर्चा ज्यादा हो रही है। मतदान के बाद से ही पार्टियां और नेता इस पर मंथन में जुट गए हैं और वोटिंग ट्रेंड पर फीडबैक भी ले रहे हैं। उधर सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी सीटों पर जीत का एक बार फिर से दावा किया है। हमें पूरी तरह से भरोसा है और जनता ने जिस तरह से वोट किया है और हमने देखा है, वोट परसेंटेज किन्हीं कारण से थोड़ा कम रही। गर्मी भी थी, कई कारण और भी थे, शादी ब्याह का भी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो 12 सीट है भारतीय जनता पार्टी इन 12 सीटों में पूरी तरह से जीतेगी। राजस्थान में 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सभी जगह से हमने फीडबैक लिया है, सभी जगह से हमने पूछा है, तो जनता का उत्साह और उमंग और जो उन्होंने बताया है, निश्चित रूप से हम ये 12 सीट भी जीतेंगे और आगे वाली 13 सीट भी जीतेंगे। घटे मतदान से मार्जिन घटेगा या परिणाम बढ़ेगा। 2014 में 2009 के मुकाबले 14% वोट बढ़ा तो भाजपा ने जीती राजस्थान की सभी सीटें। 2019 में 3.23% बढ़कर 66.34% हुआ मतदान। तब भाजपा सभी सीटें जीती, लेकिन मार्जिन बढ़ा। 2009 से 2014 के मुकाबले 1% मतदान गिरा, लेकिन तब तत्कालीन कांग्रेस सरकार को 20 सीटें मिली।
राजस्थान के पहले चरण में वर्ष 2019 और 2014 के मुकाबले जनता में मतदान के प्रति रुझान कम नजर आया। यही वजह है कि पहले चरण की 12 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत 57.88% पर ही अटक गया, जो कि पिछले चुनाव के मुकाबले लगभग 6% तक कम है। साथ ही पहले चरण की सभी लोकसभा सीटों पर भी पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले वोटिंग कम रही, जो कि वोटिंग ट्रेंड और जनता की वोटिंग से बेरुखी को भी दर्शाता है। हालांकि जनता ने वोटिंग से छुट्टी ली तो उधर मानो कांग्रेस को जीवन घुट्टी मिल गई हो। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि वोटिंग ट्रेंड मोदी गारंटी से मोहभंग दिखाता है। जीत के दावों के बीच नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही है। सार्वजनिक नहीं पर अंदर खाने सभी इस बात की टोह ले रहे हैं कि आखिर किसका वोट पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचा। और जनता के बीच चर्चा ये भी है कि मतदान से की गई छुट्टी आखिर किसको देगी जीवन घुट्टी। अधिराज सिंह नरूका, समाचार प्लस, जयपुर। अजमेर लोकसभा क्षेत्र का जनप्रतिनिधि सम्मेलन आज आयोजित किया गया। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सम्मेलन में शिरकत की। मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और महापौर भी इस दौरान मौजूद रहे। लोकसभा क्षेत्र के सभी पार्षद और पूर्व पार्षद यहां मौजूद रहे। इसके साथ ही अजमेर के अलावा किशनगढ़, ब्यावर, मसूदा और नसीराबाद के सभी पार्षद और पूर्व पार्षद इस बैठक में मौजूद रहे। फलौदी से खबर मिल रही है जहां मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे हैं और गजेंद्र सिंह खींवसर पहुंचे, माफ कीजिएगा। देचू में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। माला और साफा पहनाकर प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में उन्होंने सभा की। गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में गजेंद्र सिंह खींवसर ने ये सभा की है। सभी ने गजेंद्र सिंह शेखावत को सभी से वोट देने की उन्होंने अपील की। भाजपा नेता और कार्यकर्ता इस दौरान यहां पर मौजूद रहे। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।